तो स्टार्ट करते हैं इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं, ठीक है। इसका रिलेशन कंपोजिशन से है, कंपोजिशन से पहले इसकी डेफिनेशन आई है। और वो क्या है इनवर्स फंक्शन, एक बार डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं कि लेट f and g are two functions such that, suppose f and g दो functions हैं such that f composite g equals to g composite f equals to I, where I is identity function। आइडेंटिटी फंक्शन रिकॉल कर पा रहे होंगे आप लोग। आइडेंटिटी फंक्शन का इतना मतलब होता है कि अगर f ऑफ x लेंगे तो इमेज x आएगी, f ऑफ y लेंगे तो y आएगी, f ऑफ z लेंगे तो z आएगा, f ऑफ 1 लेंगे तो 1 आएगा। मतलब जो एलिमेंट है वही इमेज होती है, उसी को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। तो f and g are two functions such that this condition holds where I is the identity function, then f is called invertible function with g as its inverse। मतलब अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है, यानी किसी फंक्शन f के लिए हमें एक फंक्शन g इस तरह से मिल जाए सच दैट f कंपोजिट g इक्वल्स टू g कंपोजिट f इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन अगर मिल जाता है, देन वी से दैट दिस f फंक्शन इज इन्वर्टेबल। ये f फंक्शन क्या है, इन्वर्टेबल है। और जो g फंक्शन होगा वही इसका इनवर्स होगा, दैट इज g इक्वल्स टू f इनवर्स एंड वी राइट। और अगर हम g को f इनवर्स ले लें तो हम लिखेंगे FO F इनवर्स इक्वल्स टू F इनवर्स OF इक्वल्स टू I। तो ये है इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन। अब इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन हमें यहां पर तो मिल गई, अब जरा इसको और डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। सपोज जैसे मान लेते हैं कि एक फंक्शन है f, ये f, यहां पर एक एलिमेंट ले लेते हैं x1 x2 x3, यहां पर ले लेते हैं y1 y2 y3। अब अगर ये फंक्शन a से b में डिफाइंड, यानी अगर फंक्शन f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a टू b एज fx इक्वल्स टू y, ऐसा डिफाइन किया गया फंक्शन। अच्छा, इनवर्स क्या कहता है, इनवर्स हो जाएगा b टू a, f इनवर्स, देन f इनवर्स इज फ्रॉम b टू a, और एस डिफाइन किस तरह से किया जाएगा, f इनवर्स y इक्वल्स टू x, f इनवर्स y इक्वल्स टू x, यानी x की इमेज y है अंडर द फंक्शन f, तो y की इमेज x होगी, y की इमेज x होगी अंडर द फंक्शन इनवर्स। तो अगर f फंक्शन a से b में ले जा रहा है तो f इनवर्स b से a में वापस ले आ रहा है, और उसी एलिमेंट के थ्रू ला रहा है जिस एलिमेंट के थ्रू ये b तक गया था। मतलब निकला कि अगर आप देखें कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू है y1, तो f इनवर्स y1 इक्वल्स टू x1। अगर x1 की इमेज y1 है तो इनवर्स फंक्शन y1 को x1 तक ले जाना, मतलब y1 किसकी इमेज है अंडर द फंक्शन है x1 की, तो इसको लिखते हैं f इनवर्स y1 इक्वल्स टू x1। फिर f ऑफ x2 ले लीजिए, x2 की मान लेते हैं x1 की इमेज y1, x2 की इमेज y2, x3 की इमेज y3 है, तो f ऑफ x2 है y2, so that is f inverse y2 equals to x2, f of x3 equals to y3, this implies f inverse y3 equals to x3। ये है फंक्शन इनवर्स फंक्शन की मीनिंग कि अगर f is a function from a to b defined as fx equals to y, then inverse is a function defined from b to a such that f inverse y equals to x। तो x1 की इमेज y1 अंडर द फंक्शन f, देन इमेज ऑफ y1 अंडर द फंक्शन f1 इनवर्स इज x1। सो x2 की इमेज y2 है अंडर द फंक्शन f, तो y2 की इमेज x2 होगी अंडर द फंक्शन इनवर्स।
तो इनवर्स उसको वापस ले आ रहा है उसी एलिमेंट पर। तो जो पहले एलिमेंट था वो इमेज बन गया, या कह सकते हैं जो पहले प्री इमेज थी वो इमेज। यहां पर x को हम कहते हैं प्री इमेज और y है इमेज। अब यहाँ y प्री इमेज हो गई, x इमेज, ये दोनों बदल गए। तो इनवर्स फंक्शन में इमेज और प्री इमेज दोनों का रोल आपस में बदल जाता है। अच्छा, अब जरा खास बात देखिए, ये एक फंक्शन हमने लिया था जिसमें हमने इनवर्स यहां से डिफाइन कर लिया। सपोज कंसीडर अनदर एग्जांपल a b, there is another function f x1 x2 x3। यहां पर ले लेते हैं y1 y2 y3 और x1 की इमेज सपोज y1 है, x2 की इमेज भी मान लेते हैं y1 है और x3 की इमेज मान लेते हैं y2 है। कुछ ऐसा फंक्शन डिफाइंड है, मतलब f of x1 equals to y1, f of x2 भी y1 और f of x3 is y3, ये देखा हुआ है। अब थोड़ा इनवर्स पर चलते हैं। अगर मान लेते हैं इधर से हम कोई फंक्शन डिफाइन करना चाहें इनवर्स, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? फिर f इनवर्स y1, यानी अगर हम लिखते हैं f इनवर्स y1 इक्वल्स टू x1, y1 की इमेज x1 f इनवर्स में, और फिर y1 की देखिए, अब f इनवर्स की दो इमेजेस हो गई y1 की। तो आपको पता है कि फंक्शन तब होता है जब एक एलिमेंट की एक ही यूनिक इमेज हो। अगर एक की दो इमेज निकल आई या दो से ज्यादा हो गई तो फंक्शन नहीं रह जाता है। तो वैसे ही देखिए, फंक्शन f में प्रॉब्लम नहीं है, x1 की इमेज एक ही है, x2 की इमेज एक ही है, x3 की इमेज एक ही है। लेकिन अगर हम इनवर्स लिखने जा रहे हैं, इनवर्स लिखना चाहते हैं, तो हमें मिल क्या रहा है? y1 की इमेज x1 अंडर द फंक्शन f इनवर्स और y1 की ही दूसरी इमेज मिल रही है x2। इट मींस f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस फंक्शन। f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। किस लिए नहीं करेगा? क्योंकि f इनवर्स फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। देखिए, इधर से इधर जाने पर फंक्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि y1 की दो इमेजेस मिल जा रही। तो अब आप देखिए, इससे कंडीशन निकल के आ रही है सामने। पहली बात की आ रही है, फंक्शन f को ध्यान से देखिए तो आपको दिख रहा है ये फंक्शन 1 1 नहीं है। दिस फंक्शन इज मेनी वन। तो f इज फंक्शन नॉट 1 1 बट इट इज मेनी वन। तो पहली कंडीशन निकल के आई कि अगर f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो तभी करेगा जब फंक्शन f 1 1 होगा और मेनी वन नहीं होगा। फंक्शन को 1 1 होना मस्ट है, जरूरी है। फंक्शन f 1 1 होना चाहिए। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, इसका मतलब f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। हम यहां पर कह सकते हैं कि f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा इस केस में, क्योंकि आपने देखा y1 की दो प्री इमेजेस दिखाई पड़ जा रही है। तो ये क्लियर हो गया कि फंक्शन का 1 1 होना जरूरी। तो मतलब ये निकला कि हम एक्चुअली इनवर्स फंक्शन का जो बेसिक है वो कंपोजिशन से हटाकर वापस ले जाते हैं 1 1 ऑन 2 पर। तो जो आपने 1 1 ऑन 2 की पहले वाली एक्सरसाइज के पहले जो क्लासेस कर रखी हैं, उसका फायदा हो जाएगा आपको। जो 1 1 ऑन 2 अगर आपने प्रूव करना सीख लिया है, तो इन्वर्टेबल में अब आपको फिर ये मेथड नहीं लगाना पड़ेगा कि कोई फंक्शन जी, दोनों मेथड बताएंगे, दोनों मेथड पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन तब आपको उस कंडीशन में अगर फंक्शन को इन्वर्टेबल प्रूव करना है तो आप पहला पॉइंट प्रूव करेंगे, फंक्शन f मस्ट बी 1 1। फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने की पहली कंडीशन है फंक्शन 1 1 होना चाहिए। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो आप देख रहे हैं इनवर्स में कहां प्रॉब्लम आ रही है। तो ये पॉइंट क्लियर हो जा रहा है कि फंक्शन का 1 1 होना जरूरी है। अब दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि फंक्शन का ऑन टू होना भी जरूरी है, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ऑन टू में देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। इस केस में देखिए ये यहां पर ऑन टू नहीं है ना। अब ऑन टू नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। f 1 1 भी नहीं है, यानी आप ये कह सकते हैं इन दिस केस f इज नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन टू। ऑन टू भी नहीं है क्योंकि एक y2 ऐसा है इसके पास जिसमें इसकी इमेज नहीं आ रही। अच्छा, मान लीजिए आप, अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर हम 1 1 और 1 1 ले लें और ऑन टू ना ले तब क्या होगा। तब जैसे इस डायग्राम में देखिए, अगर हम एक और एलिमेंट यहां कंसीडर कर लें, इसको इरेज कर दें, कि ये जो फंक्शन को हम एज इट इज ही लें, जैसा ये लिखा हुआ है ऐसे ही ले लेते हैं, बट एक और एलिमेंट यहां y4 ले लेते हैं। अब f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। क्यों? क्योंकि y4 की प्री इमेज इधर आ रही नहीं। तो अब आप सोचिए, इधर से चलिए इनवर्स,
एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स एक फंक्शन है पहली बात। तो अगर एफ इनवर्स फंक्शन है तो फंक्शन की डेफिनेशन फुलफिल करनी चाहिए। क्या डेफिनेशन थी? फंक्शन एफ तभी होगा बी से ए में, तो एफ इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए, ये तब होगा जब बी का फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज यूनिक इमेज इन ए, तभी तो ये फंक्शन हुआ। और फंक्शन होगा तभी तो इनवर्स की बात कर पाएंगे हम, पहले तो फंक्शन होना जरूरी है, फंक्शन ही नहीं है तो इनवर्स का मतलब ही नहीं। तो इसका मतलब ये निकला बी के हर एक एलिमेंट की इमेज ए में होनी चाहिए अगर इनवर्स फंक्शन है तो आप देखिए y1 की इमेज मिल रही है, y2 की भी इमेज मिल रही है, y3 की भी, लेकिन y4 की इमेज कहां है? अगर आपसे कोई पूछेगा कि एफ इनवर्स y4 बताइए तो कहां बता पाएंगे? है ही नहीं। तो अगर आप y4 नहीं बता पाएंगे तो मींस कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। तो जब फंक्शन 1 है और फंक्शन ऑन टू भी होना जरूरी है इन ऑर्डर टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव या 1 ऑन टू। फंक्शन का 1 ऑन टू होना जरूरी है, दोनों होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा अगर 1 है केवल तो भी इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर पा रहा है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन फुलफिल नहीं हो रही है। और अगर फंक्शन एफ ऑन टू नहीं है तो भी इसकी डेफिनेशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो इसका मतलब फंक्शन का 1 ऑन टू होना जरूरी है। तो यहां से हमें एक रिजल्ट यानी एक थ्योरम आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक रिजल्ट हमें यहां से मिल रहा है कि या नोट करके हम इसको लिख सकते हैं कि नोट अ फंक्शन एफ इज इनवर्टेबल। इनवर्टेबल का मतलब दैट इज एफ इनवर्स एग्जिस्ट्स। आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन दैट इज एफ मस्ट बी 1 एंड ऑन टू। फंक्शन के इनवर्स की एग्जिस्टेंस की कंडीशन हमें यहां से मिल गई कि फंक्शन मस्ट बी 1 एंड ऑन टू, दैट इज बाइजेक्टिव। तो इसका मतलब अब हमारे पास दो मेथड हो गए फंक्शन के एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए। पहला मेथड ये होगा, हमें कोई फंक्शन एफ दिया जाए तो हम फंक्शन जी ऐसा ढूंढ लें जो बी से ए में डिफाइंड होगा। यानी अगर इस केस में फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइंड होगा सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो जी फंक्शन होना चाहिए बी से ए में सच दैट जी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स। ये तभी इनवर्स। अच्छा, अब जरा इसको वेरीफाई करके देखते हैं। हम एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स फाइंड कर लेते हैं, तो आ जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। आपको याद है कंपोजिशन में क्या करना होता है? ओ हटा करके ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा दिया, जी ऑफ एफ एक्स हो गया। अच्छा, अब जी एफ एक्स की वैल्यू रखी है, एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? वाई, और जी वाई की वैल्यू क्या दे रखी है? एक्स। और आप देखिए आइडेंटिटी फंक्शन ये आई एक्स हो जाएगा, दैट इज एफ कंपोजिट जी इक्वल टू आई, यानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल तो मिल गया। फिर से समझ लीजिए, हमने फंक्शन डिफाइन किया ए से बी में सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, और जी है बी से ए में वापस जी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स। इसकी इमेज ये मिल जाएगी फंक्शन जी में, क्योंकि वो वाई से बी से ए में आ रहा है। तो और बी के एलिमेंट वाई है टाइप के, इसके एलिमेंट एक्स टाइप के, x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो ये y1 y2 y3 और x1 x2 x3 g ऑफ y इक्वल टू x हो रहा है। तो आपने क्या किया? ओ हटाया, g ऑफ एफ एक्स, तो पहले एफ एक्स की वैल्यू रखी y, g ऑफ y, बट g ऑफ y इज x, दैट इज आई एक्स, और यही आइडेंटिटी फंक्शन होता है। उल्टा ले लेते हैं, अगर हम जी ओ एफ, तो जी के साथ y रखिएगा। देखिए ध्यान से, जब आप f को, ये पहला फंक्शन होता है ना, जब आप f को फर्स्ट फंक्शन रखिए तो साथ में x लगाइएगा, क्योंकि एफ एक्स आपने डिफाइन कर रखा है। जब आप g को पहला रखिए तो यहाँ y लगाइए, x मत लगाइएगा, g ऑफ y लगाइएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर y रखा है और y b को बिलोंग करता है, और b के एलिमेंट्स ही y टाइप के हैं, x टाइप के एलिमेंट तो एक ही आपने माना था। अच्छा, अब ब्रैकेट हटाया, f ऑफ g ऑफ y हो गया, ये आ गया। अब g ऑफ y को हटाइए, तो g ऑफ y कितना है? x, एफ एक्स हो गया, और एफ एक्स कितना है? y, तो इसका मतलब ये आई वाई हो गया। सो देयरफॉर एफ ओ जी इज आइडेंटिटी। सो अब ये दोनों इक्वल हो गए, जी ओ एफ और एफ ओ जी, और आइडेंटिटी के फंक्शन के इक्वल हो गए। इसका मतलब फंक्शन इन्वर्टिबल है, और यही जी जो है वो इसका इनवर्स। आप बल्कि ये भी कह सकते हैं बोथ आर इन्वर्टिबल फंक्शंस विद इनवर्स विद ईच अदर, एक दूसरे के इनवर्स होंगे।
f का इनवर्स g का इनवर्स a। तो ध्यान रखना है कि कोई भी फंक्शन और उसका इनवर्स का अगर कंपोजिशन लिया जाता है तो हमेशा आइडेंटिटी ही मिलती है, तो इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है। तो अब क्वेश्चन ये होता है, राइज होता है, दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव दैट f इज इन्वर्टेबल, नंबर 2 फाइंड इट्स इनवर्स। f को इन्वर्टेबल प्रूव करना और f का इनवर्स फाइंड आउट करना, और दोनों का मेथड आप दोनों तरीके से कर, दो मेथड है यहां पर, चाहे तो कंपोजिशन का मेथड ले लीजिए और चाहे 1 on 2 का मेथड ले लीजिए। दोनों तरीके से हम लोग फंक्शन को प्रूव कर सकते हैं कि फंक्शन f इज इन्वर्टेबल। तो फिर ध्यान से देखेंगे कि if we want to prove that the given function f is invertible, then we have to follow two methods। और मेथड वन में, मेथड फर्स्ट में, let f from a to b be a function defined as fx equals to y, then find a function g from b to a such that g of y equals to x। हमें क्या करना होगा, एक फंक्शन a से b में हमें ये गिवन होगा, फिर हमें एक फंक्शन g फाइंड करना होगा सच दैट कि g ऑफ y जो है वो वापस x आ जाए। अब ये कैसे होगा, कैसे करते हैं इसको, तो पहले इस मेथड को, और फिर आपको प्रूव करना होगा ये g ऑफ y इक्वल्स टू x एंड f कंपोजिट g इक्वल्स टू g कंपोजिट f इक्वल्स टू i, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। पहले g डिफाइन कर लीजिए और फिर इनका कंपोजिशन और ये कंपोजिशन दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आ जाने चाहिए, तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल है, f इन्वर्टेबल है, f गिवन होगा। अब जरा इसको समझ लेते हैं, कर लेते हैं ऐसे एग्जांपल। fx इक्वल्स टू f फ्रॉम r to r defined as fx equals to 3x minus 7 upon 4। सपोज हमें ये फंक्शन गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इन्वर्टेबल एंड ऑल्सो फाइंड इट्स इनवर्स। फिर ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को भी समझ गए तो आपके लिए जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टॉप चैप्टर है वो बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि वो इनवर्स साइन फंक्शन का इनवर्स साइन इनवर्स एक्स होता है, tan का इनवर्स tan इनवर्स x होता है, तो वो फंक्शन साइन इनवर्स उसका इनवर्स, तो वही सेम कॉन्सेप्ट वहां पर चलना है, तो उसको अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल अगर हमें प्रूव करना है तो हमें दो मेथड फॉलो करने होते हैं। पहला मेथड ये है, उनमें से कोई एक फॉलो कर सकते हैं। पहला मेथड ये है कि आपको फंक्शन दिया जाएगा, आपको एक g फंक्शन लाना होगा सच दैट कि दोनों का कंपोजिशन, ये दोनों पार्ट आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल है, मतलब जो भी एलिमेंट आप यहां से लेके चले वही आ जाए वापस, जो एलिमेंट आप यहां लेके चले वही वापस आ जाए। तो अब हम पहला मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे हम g फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो इसका जो मेथड है वो काफी कुछ रेंज फाइंड करने वाला जो मेथड था उससे मिलता जुलता है। रेंज कैसे करते थे हम लोग, जब रेंज फाइंड करना चाहते थे तो हम लोग fx को y रखते थे, तो आपको यहां पे क्या करना होगा, पुट fx इक्वल्स टू y, fx के प्लेस पर y रख दीजिए और अब x को सेपरेट कर लीजिए, मतलब x एक साइड में आ जाए, y और सारे कांस्टेंट्स एक साथ में चले जाए, 4y + 7 अपॉन 3, इक्वेशन 1। अब हम इसी को एज्यूम कर ले रहे हैं कि लेट x इक्वल्स टू g ऑफ y, सो देयरफॉर g ऑफ y इक्वल्स टू आ गया 4y + 7y3। हाँ, अब एक बात और देख लीजिएगा, ये जो y का फंक्शन आया है कि ये इट इज डिफाइंड फॉर एवरी r ऑफ द कोडोमेन, क्योंकि जो y होता है वो कोडोमेन से आता है। यहां से आप ले रहे हो, अगर जो y आप लेके चल रहे हैं उस y के लिए ये फंक्शन हर जगह डिफाइंड होना चाहिए। मतलब अगर इनकेस मान लेते हैं आपको g ऑफ y मिल जाता है ऐसा, y + 3 अपॉन y - 1, तो ये फंक्शन y इज नॉट इक्वल्स टू 1 पर डिफाइंड होगा, मतलब y 1 नहीं हो सकता। तो अगर यहां पर 1 है, इस सेट में अगर 1 है तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर आएगा जिसके लिए आपको gy नहीं मिल पाएगा।
जी फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको जी डिफाइन करना है फॉर एवरी वाई बी टू ए, बी से ए में जाने जा रहे, तो यहां कुछ छूटना नहीं चाहिए। यहां अगर छूट गया तो ये फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि जब आप एक्स को वाई के टर्म्स में लिख चुके हो, एक्स को जी वाई रखने जा रहे हो, तो राइट साइड जरूर चेक करिएगा क्या ऐसा कोई पॉइंट वाई की कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं आई इसमें जिसके लिए ये जी अनडिफाइंड हो रहा हो, और वो वैल्यू इस कोडोमेन में नहीं होनी चाहिए। अगर इस कोडोमेन में ऐसी वैल्यू मिल गई जिस पर ये अनडिफाइंड है, तो आप लिख देंगे एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो है तब तो बहुत अच्छी बात है, आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो आप लिख देंगे सिंस फॉर y इक्वल्स, जैसे इसके लिए सिंस फॉर y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 बिलोंग्स टू कोडोमेन। अगर मान लीजिए आप जी वाई निकालते इसी एफ फ्रॉम आर टू आर से, मान लीजिए आपने जी वाई निकाला और ये आता, तो आप इस कोडोमेन में y इक्वल्स टू 1 तो होगा ही होगा, डोमेन आर। सो y इक्वल्स टू 1 बिलोंग्स टू कोडोमेन आर। G is not defined, for G is not defined, hence F is not invertible, F invertible नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए G of y आपने ये डिफाइन किया और फंक्शन ये दे रखा था R2 R माइनस सिंगलटन 1, ये अब कोडोमेन में 1 वैसे ही नहीं है, ये देखिए y does not equals to 1 होना चाहिए, और 1 इस यहां से y अगर आप लोगे तो y तो 1 कभी हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब इस R माइनस सिंगलटन 1 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे y होंगे, उनके लिए आप y रख लीजिए, g मिल जाएगा। तो ये बहुत केयरफुली ध्यान देना है कि जब आप g ऑफ y तक पहुंच जाइए तो वहां पर ऐसी वैल्यूज y की सेलेक्ट करिए, हटाइए जो जहां पर ये चीज डिफाइन ना हो। अगर वो y की वैल्यू को डोमेन में मिल जाती है तो आप लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट इनवर्स, और अगर नहीं मिलती है तो आप लिखेंगे एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन आगे चेक करना पड़ेगा। और अब क्या चेक करना है, ये दो कंडीशंस भी चेक करनी पड़ेंगे। तो हमने फंक्शन जी तो फाइंड कर ही लिया है, अब थोड़ा सा काम अभी इसमें बाकी है। अब आपको एक एक करके लेना होगा। पहले लेंगे हम ये, तो f के साथ x लेते हैं, f के साथ x लीजिएगा, g ऑफ fx। अब कंपोजिशन चल रहा है, fx की वैल्यू हटाइए, fx है ये 3x। अच्छा, इसी को आपने y ले रखा है, g ऑफ y है, इसी को तो y लिया, ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 से, सॉरी ये y इक्वल्स टू 3x माइनस 7/4, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 से इसको हमने y रख दिया। अब g ऑफ y क्या है, g ऑफ y देखिए ये है, इसको 3 मान लीजिए। g ऑफ y ये रखिए 4y प्लस 7/3। अब आप y हटाइए, तो y हटाएंगे 3x माइनस 7/4। y की ये वैल्यू यहां रख दीजिए, -7/4, सॉरी 4y प्लस, तो y की वैल्यू +7/3। ध्यान से देख लीजिए, y के प्लेस पर ये रखना, ये y है पूरा, तो y के प्लेस पर रख दिया, फिर +7 ऑलरेडी और +3 तो एज इट इज ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट इसमें y नहीं है। अब सॉल्व किया जाए, 4 से 4 कैंसिल, 3x माइनस 7 + 7/3, 7 से 7 कैंसिल, 3x/3, 3 से 3 कैंसिल, x और x ही आइडेंटिटी है, क्योंकि x एलिमेंट लेके चले और वही x मिल जाए तो आइडेंटिटी हो जाएगा। सो देयरफॉर आपने प्रूव कर दिया f कंपोजिट g आइडेंटिटी फंक्शन है। इसको फोर्थ इक्वेशन दे, एक पार्ट प्रूव हो गया, सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। रिवर्स कर लीजिए इसको, GOF। अब g के साथ y लेते हैं, पहले f ऑफ g ऑफ y आ गया। अब पहले g ऑफ y हटाइए, g ऑफ y क्या था, ये 4y + 7/3, लेकिन यही x है, fx। देखिए x की वैल्यू यही तो है, 4y + 7/3, दिस इज x। अब fx की वैल्यू लिखिए, fx फंक्शन ये दे रखा है 3x माइनस 7/4। अब आप x की वैल्यू हटाइए, x के प्लेस पर रखेंगे 4y + 7/3 -7/4, 3 से 3 कैंसिल, 4y + 7 -7/4, 7 से 7 कैंसिल, 4y/4, 4 से 4 कैंसिल, y दैट इज आइडेंटिटी y, क्योंकि y एलिमेंट लेके चले और इमेज भी y आ रही है। सो देयरफॉर g कंपोजिट f भी आइडेंटिटी हो गया 5।
अब आप लिख सकते हैं कि therefore f composite g equals to g composite f equals to I, hence f is invertible। f फंक्शन इन्वर्टेबल होगा, ये प्रूव हो गया इस मेथड से, जो हमने कंपोजिशन के मेथड से प्रूव कर दिया है कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल होगा, फंक्शन इन्वर्टेबल आ गया। तो इस तरह से प्रूव, कहीं किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ लीजिएगा, बहुत इजी चीज है, अगर थोड़ा समझ के करिए, क्योंकि कंपोजिशन आपने इसके पहले करा है, अगर थोड़ी भी प्रैक्टिस की है तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो ध्यान क्या रखना होगा, बस ये ध्यान दीजिएगा, स्टेप फिर से ध्यान दीजिए। फंक्शन यहां तक तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ये गिवन है। अब आपने क्या स्टार्ट किया, fx को हटाया y से, तो इसके प्लेस पर y रखा, फिर इस x को सब्जेक्ट बना के अलग सेपरेट कर लीजिए, तो उसमें जो भी कैलकुलेशंस आपको करनी पड़े, x एक तरफ और y के सारे फंक्शन एक तरफ, जैसा कि आप रेंज फाइंड करते समय या ऑन टू प्रूफ करते समय करते थे, ऑन टू प्रूफ करते समय यही करते थे। अच्छा, x मिल गया, इसी x को मान लीजिए कि ये चूंकि राइट साइड एक फंक्शन है, तो इसको मान लीजिए यही है g ऑफ y, तो x हटा के g ऑफ y रख दिया। अब g ऑफ y हमारा ये, अब हमारे पास दो फंक्शन हो गए, एक तो fx इक्वल्स टू दिस, ये 3x माइनस 7, दूसरा फंक्शन g ऑफ y ये। अब इन दोनों का कंपोजिशन दो पार्ट, f कंपोजिट g, g कंपोजिट f, दोनों आइडेंटिटी के इक्वल लेना है, तो एक एक करके लेते हैं। पहले ये लिया आपने, जब f पहला पड़ेगा फंक्शन तो x लिखिएगा पहले, तो g ऑफ ब्रैकेट हटा, o हटा, ब्रैकेट आया, fx की वैल्यू दे रखी थी पहले से ही, वो रख दी। फिर ये y एज्यूम किया, y की वैल्यू यही तो है, देखिए ये y की वैल्यू ये y है, तो इसको हटा के y रख दिया। अब g ऑफ y क्या था, वो ये रख दिया 4y प्लस 7। अब y की वैल्यू वापस हटाइए, y ये था, ये रखा, सिंप्लीफाई करके ले गए, x मिला, मतलब x एलिमेंट से चले और इमेज भी x ही मिल रही है, इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन है ये। तो f कंपोजिट g आइडेंटिटी आ गया। रिवर्स किया, g लिखा पहले, g के साथ y पहले आएगा, तो g के साथ y, x के साथ f के साथ x, ये ध्यान रखिएगा। g ऑफ y रखा 4y प्लस 7/3, fx इसको x मान लिया, x है भी ये, देखिए x इक्वल्स टू ये है 4y प्लस 7/3, यही आया था, तो ये x हो गया। अब x का फंक्शन fx, तो ये 3x माइनस 7/4 ये लिख दिया, x की वैल्यू ये फिर हटा दी यहाँ पर, ये और ये कैंसिल, 7 माइनस 7 कैंसिल, 4 कैंसिल, y आइडेंटिटी फंक्शन है, इसलिए g कंपोजिट f इक्वल्स टू y, तो ये फंक्शन इन्वर्टेबल हो गया। तो आपको ये करना है कि एक मेथड तो हमारा ये हो गया कंपोजिशन के। अच्छा हाँ, यहीं पर सीख लेते हैं इनवर्स क्या हुआ, फिर इनवर्स फंक्शन क्या है। तो देखिए, डिफिनीशन के थ्रू आपने ये पढ़ा, अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो जो g है वही इनवर्स होगा। तो g फंक्शन आपने क्या डिफाइन किया था, ये देखिए यही है, तो इसका मतलब जिस इक्वेशन में आपको g मिला है, अगर ये कंडीशन आपने फुल प्रूव कर दी, तो मतलब g ही रिक्वायर्ड इनवर्स है जो आपको चाहिए। तो आप जब ये प्रूव कर देंगे, देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल, हेंस therefore f इनवर्स इक्वल्स टू g। अच्छा, चूंकि g आपने y के टर्म्स में लिखा है, तो g ऑफ y f इनवर्स y हो जाएगा, g ऑफ y हटा दीजिए, 4y प्लस 7/3 f इनवर्स y। आप आंसर ये, यानी ये है हमारा इनवर्स फंक्शन, आंसर ये हुआ कि f इनवर्स इज दिस वन। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं ये, अगर आप देखिए, जो आप यहां रखेंगे वही यहां आएगा ना, अगर आप यहां z कर दीजिए तो ये z हो जाएगा, यहां 3 ले लीजिए तो ये 3 हो जाएगा, -2 कर देंगे तो ये -2 हो जाएगा, √3 कर देंगे तो √3 हो जाएगा। तो अगर इसको x कर देंगे तो फिर ये x ही तो हो जाएगा ये। तो आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, ये y के टर्म्स में है, ये x के टर्म्स में है, ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये अलग है आंसर, ये अलग आंसर है, बोथ आर सेम आंसर्स, केवल वेरिएबल का फर्क है x के प्लेस पर बस। देखिए, लेकिन अगर आप इमेजेस फाइंड करेंगे, अगर आप x को 3 रख करके जो इमेज लाएंगे वही y को 3 रख के इमेज आएगी, इसलिए x और y इक्वल लिया जा सकता है। अब लास्ट में, पहले नहीं, लास्ट में आप x को y के इक्वल रख सकते हैं, y को x के इक्वल रख सकते हैं। तो ये आंसर मिला हमारा फंक्शन, यानी जहां आपने g फंक्शन डिफाइन किया होगा, आप समझ जाइए कि अगर आपको समझ आ गया कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो जो g फंक्शन आया है यही इनवर्स हुआ।
बस इसको हटा के एफ इनवर्स y रख दीजिए या एफ इनवर्स x इक्वल टू 4x प्लस 7/3 ये कर दीजिए। तो जहां पर फंक्शन g आ जाएगा, g फंक्शन ही एक्चुअली में इनवर्स होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमने प्रूव कर दिया इस वाले मेथड से कि कंपोजिशन फाइंड करके हमने इनवर्स भी प्रूव कर दिया, इन्वर्टिबल है, साथ में इनवर्स भी फाइंड कर लिया। अच्छा, अब इसको दूसरे मेथड से लेकर के चलते हैं, मेथड 2। मेथड 2 में f from a to b is a function given by y equals to fx, then proof। अब आप प्रूव करिए, नंबर 1 f is 1 1 that is injective, number 2 f is onto that is surjective। तो आपको प्रूव करना होगा f 1 1 है और f onto है, और अगर ये आ जाता है therefore f इनवर्स exists, और तब आप कह सकते हैं कि f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर फंक्शन 1 1 भी है और onto भी है। इसके लिए वही सेम एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। लेट f from R to R डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू 3x माइनस 7/4 मान लेते हैं। ये फंक्शन दिया हुआ है। अब देखिए 1 1 पर आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आप पहले कर चुके हैं। अब आप एक तरह से समझिए कि आप वापस जा रहे हैं, दोबारा पीछे के टॉपिक पे जा रहे हैं, 1.2 एक्सरसाइज पर जा रहे हैं। 1 1 on 2 प्रूव करने वाली पूरी एक्सरसाइज थी, वो उसी का एक्सटेंशन हो गया। समझ लीजिए कि ये कंपोजिशन भी पढ़ लिया आपने इस एक्सरसाइज में 1.3 में, और साथ में चाहे तो कंपोजिशन मत यूज करिए, इन्वर्टेबल के लिए 1 1 on 2 यूज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो 1 1 के लिए देखिए, फिर से समझिए, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन f सच दैट f of x1 इक्वल्स टू f of x2। ये तो याद आ रहा होगा सबको कि दो एलिमेंट डोमेन से उठा लेने ऐसे कि जिससे इनकी इमेजेस सेम लेके चलना है और शो करना है कि ये एलिमेंट्स भी इक्वल ही आएंगे। तो अब f of x1 यहां से लिखेंगे 3x1 माइनस 7/4, x2 f of x2 x के प्लेस पर x2 रख दीजिए, 3x2 माइनस 7/4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 3x1 माइनस 7 इक्वल्स टू 3x2 माइनस 7, माइनस 7 कैंसिल आउट हो गया, 3x1 इक्वल्स टू 3x2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल्स टू x2, हेंस f इज 1 1। तो केवल एक ही कंडीशन बची x1 इक्वल्स टू x2 की, और अगर x1 x2 इक्वल हो गए तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो 1 1 प्रूफ करने का तरीका यही था कि आप f of x1 इक्वल्स दो एलिमेंट लेते हैं डोमेन से, और सच दैट कि उनकी इमेजेस सेम होंगी, यानी f of x1 इक्वल्स टू f of x2 लेके चलेंगे, और आपको शो करना होगा कि x1 और x2 भी आपस में इक्वल होंगे। वही हमने शो कर दिया, और कोई ऑप्शन आ नहीं रहा इसमें, x1 इक्वल्स टू x2 आ रहा। अब ऑन टू पर चलते हैं। ऑन टू के लिए आपको वही करना पड़ता था, पुट y इक्वल्स टू fx। अब y इक्वल्स टू आ गया 3x माइनस 7/4। अब आपको x को अलग करना है, तो 4y 3x माइनस 7, तो 3x इक्वल्स टू 4y प्लस 7, x आ जाएगा 4y प्लस 7/3। x बना दिया आपने। अब आप यहां पे ये लिखेंगे कि सिंस x इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ y। देखिए यहां पर कोई भी ऐसी y की वैल्यू आपको नहीं मिलने जा रही है जिससे x अनडिफाइंड हो जाए, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं होना चाहिए। तो 3 आ रहा है, x का फंक्शन है नहीं, ये y का फंक्शन है नहीं, तो हर y के लिए अब यहां कुछ भी रखिए, कोई भी रियल ले लीजिए, x हमेशा रियल ही आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर है 3। इट इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल y। दो ही चीजें देखनी होती है, ध्यान दीजिएगा रेंज फाइंड करते समय। अगर आपको फ्रैक्शन मिलता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, तो आप वो वैल्यूज निकाल लेते हैं और y की वैल्यूज r में से घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर अंडर रूट में आता है सम फंक्शन ऑफ y, g ऑफ y, तो आप लिखते हैं इट इज डिफाइंड व्हेन g ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करके y के लिए जो इंटरवल आता है वही रेंज हो जाती है। तो यही तरीका अप्लाई करते हैं आप रेंज फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्म आ रहा है, फ्रैक्शन वाला फॉर्म आ रहा है, फ्रैक्शनल फंक्शन आ रहा है, डिनोमिनेटर कभी 0 होगा नहीं,
किसी भी y के लिए, इसका मतलब हर y के लिए x रियल होगा तो y बिलोंग्स टू R, इसका मतलब हुआ y बिलोंग्स टू R। सो दिस इंप्लाइज को रेंज ऑफ द फंक्शन इज R, और यही देखिए कोडोमेन भी क्या है इस फंक्शन की, कोडोमेन F, कोडोमेन भी यही है, सेकंड वाली सेट कोडोमेन होती है, तो कोडोमेन भी वही है जो रेंज आ रही है, इसलिए F इज ऑन टू। अब सिंस F इज बाइजेक्टिव, therefore F इनवर्स एग्जिस्ट या F इज इन्वर्टेबल, तो कुछ भी लिख सकते हैं, F इनवर्स एग्जिस्ट इसलिए प्रूव हो गया। 1 1 ऑन 2 से भी प्रूव हो गया, मतलब इस तरह से कह सकते हैं आप कि 1 1 ऑन 2 का क्वेश्चन और इन्वर्टेबल का क्वेश्चन सेम है, एक ही है, बस जहां आप यहां पर वो आंसर खत्म करते हैं अगर फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करना होता है, लेकिन अगर आपको इन्वर्टेबल प्रूव करना तो एक लाइन और लिखनी है, देयरफॉर F इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। तो बाइजेक्टिव और इनवर्स के क्वेश्चन मिक्स हो गए, सेम हो गए, केवल एक लाइन आगे बढ़ना है। तो आपको वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे जो आप इसके पहले वाली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, बस वहां F इनवर्स एग्जिस्ट लिख देना एक लाइन। लेकिन F इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? इस मेथड से। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर आपने x को y का फंक्शन बनाया होगा, जहां पर आपने x को y का फंक्शन बनाया होगा, कंपोजिशन वाले केस में इसी को gy ले लेते थे और कंपोजिशन शो कर देते थे, लेकिन यहां पर क्या लेंगे, gy ना लेकर के यही आपका इनवर्स फंक्शन होगा। मतलब x को हटा के देखिए, अगर आपने शो कर दिया F इनवर्स एग्जिस्ट, देयरफॉर इफ अगर fx इक्वल्स टू y है, दिस इंप्लाइज f को उधर ले जाइए, x इक्वल्स टू f इनवर्स y होगा, क्योंकि आप प्रूव कर चुके हैं F इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या मतलब निकला, अगर fx y के इक्वल है तो फिर f को इधर ले जाके इनवर्स y इक्वल्स टू x हो जाएगा, x इक्वल्स टू f इनवर्स y। और ये इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, 1 और इसको 2 दे दीजिए, 1 और 2 का LHS सेम है तो RHS सेम होगा, देयरफॉर F इनवर्स y इक्वल्स टू 4y प्लस 7/3, चाहे ये लिख दीजिएगा या हमने आपसे कहा था आप y को x से रिप्लेस कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म। सो 3, चाहे ये आंसर कर दीजिए चाहे ये कर दीजिए, दोनों सही है। तो मतलब ऑन टू जहां आपने प्रूव कर दिया था वहीं पर इनवर्स मिल चुका है, बस खाली पहले लिखने का तरीका है कि पहले f को एग्जिस्ट करता हुआ दिखाइए, मतलब बाइजेक्टिव शो करिए, f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इसका मतलब fx अगर y है तो अब आप f को इधर लिख सकते हैं, y के साथ ले जा सकते हैं बट इनवर्स के साथ, तो x इक्वल, लेकिन अगर बाइजेक्टिव नहीं होता देन यू कैन नॉट राइट दिस, तब आप ये नहीं कहते कि ये इनवर्स है, लिख देते हैं इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान रखना होगा, ये तभी हो सकता है जब हर y के लिए x मिल जाए, कोई ऐसा y अगर आ गया जिसके लिए x नहीं मिला तो नहीं मिल पाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखिए तो इनवर्स को जो प्रूव करने के दोनों तरीके, हम तो ये कह रहे हैं दोनों तरीके ऑलमोस्ट इक्वल है, सेम है, एक ही तरह से कुछ एक्सटेंट तक। जैसे आपने जो ऑन टू वाला मेथड लिया है यहां तक, ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन तो कंपोजिशन यानी मेथड फर्स्ट में भी यही था ना, बस इसके आगे डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज हो रही थी। इसके आगे वहां पे आपने क्या किया था, इसको ले लिया था gy, यहां ऐसा नहीं किया, यहां आपने रेंज निकाली कि y की किन वैल्यू के लिए x डिफाइंड नहीं होगा, वो r में से माइनस कर दिया, लेकिन चूंकि ये सभी के लिए डिफाइंड था, हर y के लिए डिफाइंड था ये x, इसलिए y बिलोंग्स टू r हो गया, रेंज r आ गई, वही कोडोमेन थी, ऑन टू आ गया। लेकिन अगर आप पहले मेथड पे जाएंगे x इक्वल्स टू gy, तो आपको मिलता g ऑफ y इक्वल्स टू 4y प्लस 7/3, और अब आप f कंपोजिट g लेंगे x के साथ, g कंपोजिट f लेंगे y के साथ, ये लेके चलेंगे x आना चाहिए, ये लेके चलेंगे y आना चाहिए, अगर आ जाता है तो आप कह देंगे कि f इनवर्स एग्जिस्ट। ये फर्क। तो मेथड दोनों ही इजी हैं, अब आप कौन सा ऑप्ट करते हैं इट्स अप टू यू। क्वेश्चन कहीं पर लिखा नहीं होता है एग्जामिनेशन में कि आपको यही मेथड लेना है, कि 1 1 ऑन 2 वाला ही मेथड लेना है, कंपोजिशन से करना है, ऐसा कुछ नहीं मेंशन होता है। इट इज अप टू यू कि आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, किसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात सब ध्यान रखनी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट पर जब आप x को y का फंक्शन बना लीजिएगा तो रुक करके पहले देख लीजिए क्या हर y के लिए x एग्जिस्ट करेगा। हर y इन द सेंस कि ये जो y है ये कोडोमेन में होना चाहिए,
अगर कोडोमेन में नहीं है तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है आपको तो उन y से मतलब है जो कोडोमेन में मिले। अगर किसी एक y के लिए जो यहां है आपको कोई x ना मिल पाए तो फिर इन्वर्टेबल होगा नहीं है। तो आपने देखा था ना कि अगर आपने इस सेट B से अगर फंक्शन ये f है a से b में और इधर से अगर कोई एक y ऐसा है जिसकी प्री इमेज इधर नहीं है तो फंक्शन का इनवर्स होगा ही नहीं। अब इसकी इमेज क्या देंगे, दे ही नहीं पाएंगे, फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं फॉलो होती है। इसलिए तो यहां पर अलर्टनेस जरूरी है कि आपको चेक कर लेना एक बार कि जो y का एक्सप्रेशन यहां आया होगा क्या वो हर y के लिए डिफाइंड है। अगर हर y के लिए डिफाइंड है तो ठीक है, तब तो फिर आपका फंक्शन ऑन टू होना ही होना है, कोई है। लेकिन अगर किसी y के लिए अनडिफाइंड है तो दो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है वो y कोडोमेन में ही ना हो। अगर कोडोमेन में नहीं है वो y तब तो आप कर देंगे ऑन टू। लेकिन अगर वो y में मिल गया, y यहां मिला जो यहां अनडिफाइंड हो रहा है जिस वैल्यू के लिए, वो अगर मिल जा रहा है तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, फंक्शन इनवर्टेबल नहीं होगा, बात वहीं खत्म हो जाएगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखने वाला होता है, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको अगर इनवर्स फाइंड करना है, प्रूव करना है तो एफ एक्स को हटा के वाई रख करके एक्सप्रेशन बनाइएगा। एक्स को सब्जेक्ट बनाना होता है तो एक्स एक तरफ, सारे वाई सारे कांस्टेंट एक तरफ हो जाते हैं। उस कंडीशन में आपको राइट साइड जो है वो एक फंक्शन मिलेगा। तो यू कैन राइट दिस x इक्वल्स टू जी ऑफ वाई। आप इसको जी ऑफ वाई ले लीजिए और फिर उसके आगे सॉल्व कर लीजिए। तो बात मेरे ख्याल से समझ आ रही होगी आपको कि आपको अगर इनवर्स शो करना है तो दो मेथड आपके पास अवेलेबल है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, पहले एनसीईआरटी का और फिर देखते हैं कि कैसे आप प्रूव करेंगे क्वेश्चंस को, कौन सा मेथड आप अडॉप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको इरेज कर लें पहले। तो मेथड तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। आप अगर आप 1 1 और 2 पकड़ के चलते हैं तो अच्छी बात है, आपकी दोनों प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका पहली इसके पहले वाली एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये भी हो जाएगी और कंपोजिशन से भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब एक क्वेश्चन यहां पर कंसीडर करते हैं, एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इन्होंने, इफ fx इक्वल्स टू 4x plus 3 upon 6x minus 4, x not equals to 2/3. Show f composite f x equals to x for all x not equals to 2/3. What is inverse of f? साथ में आपको f का इनवर्स भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। ये चूंकि कंपोजिशन से ही करना है आपको, उसमें तो ये प्रूव करना नहीं है कि इन्वर्टेबल है कि नहीं है, आपको पहले ये शो करना है फिर उसके बाद इनवर्स लिख देना है, ये बताना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये प्रूव करते हैं कि f कंपोजिट एफ एक्स इक्वल टू एक्स आएगा। तो कंसीडर, तो क्या रूल बताया था आपको, o हटा के ब्रैकेट लगाया, एफ एक्स लिख दिया। अब आप पहले इस एफ एक्स को हटाइए, तो किससे हटाएंगे, ये रहा 4x plus 3 अपॉन 6x minus 4। अब इसको हम कैपिटल X ले लेते हैं। तो f ऑफ कैपिटल X, तो अगर f ऑफ स्मॉल x में ये स्मॉल x है, ये स्मॉल x है, तो जो ये x यहां रखेंगे वही यहां पर और यहां पर आ जाएगा, तो ये कैपिटल आ जाएगा इस बार 6x कैपिटल X माइनस 4। ये हो गया f ऑफ कैपिटल X। अच्छा, आप कैपिटल X को हटाइए, कैपिटल X के प्लेस पर ये रख लीजिए, सिक्स एक्स माइनस फोर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके देखिए और आप डेफिनेटली रिजल्ट आपको x मिलेगा। कैसे मिलेगा, सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। एलसीएम लेंगे, 6x माइनस 4, 4 4 द 16x प्लस 12 प्लस 3 6 द 18x माइनस 12 डिवाइडेड बाई, यहाँ का एलसीएम 6x माइनस 4, 6 4 द 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16 माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 12 12 कैंसिल हो जाएगा, 24x कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 34x
डिवाइडेड बाई, ये भी 34 हो जाएगा, 18 प्लस 16, 34 कैंसिल, x आ गया, देखिए यही तो मिला ना। सो अब अगर आपने शो कर दिया f कंपोजिट f x इक्वल्स टू x है, तो यही तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। आई एक्स क्या होगा, x ही आएगा, और ये भी x आ रहा है। इट मींस आपने शो कर दिया ये। सो देयरफॉर f इनवर्स एग्जिस्ट, कर गया एग्जिस्ट, क्योंकि देखिए दोनों सेम हो गए। आपको तो g चाहिए था, और g अगर दोनों अलग अलग फंक्शन होते तो एफ ओ जी और जी ओ एफ लेना होता आपको, लेकिन यहां पर चूंकि अलग अलग नहीं है, सेम है, तो चाहे एफ ओ एफ या इस एफ को इधर कर दिए इधर करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई ही आए। तो इसका मतलब इसका इनवर्स ये और इसका इनवर्स ये, यानी इनवर्स खुद का ही फंक्शन एफ इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, खुद का ही वो इनवर्स है। तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट एंड एफ इनवर्स इक्वल्स टू, वैसे तो जी होता था, लेकिन जी के प्लेस पर एफ आ गया। देखिए जी के प्लेस पर एफ आ गया, तो एफ इनवर्स इक्वल्स टू एक्स, हेंस एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू आपके पास दे रखी है ये, तो 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, दिस इज एफ इनवर्स एक्स। देखिए किस तरह से इसका एप्लीकेशन किया गया, जो डेफिनेशन आपने समझी इन्वर्टेबल फंक्शन की, उसको कैसे अप्लाई किया गया यहाँ पर। और हमें तो जी फंक्शन चाहिए होता था, और ऐसा चाहिए होता था कि एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों आइडेंटिटी आ जाए, जो एलिमेंट लेके चले वही इमेज आ जाए। तो यहाँ पर आपने इन्होंने दोनों ही प्रूव करने के लिए दे दिया कि जी को भी एफ ही ले लिया है, और जब जी को एफ ले लिया तो एफ ओ एफ भी आई आ गया। इसका मतलब जी के प्लेस पर एफ रखना सही था। इसका मतलब जी जो था वो एफ हो गया, तो जी इनवर्स होता था तो एफ भी एफ का ही इनवर्स हो गया, तो एफ इनवर्स इक्वल्स टू एफ आ गया, इनवर्स मिल। तो ये है, इस तरह से आप कंपोजिशन चाहे तो इन्होंने ये वाला क्वेश्चन आपसे कंपोजिशन से कराया। अब अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी करा सकते थे कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इन्वर्टेबल एंड हेंस फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, वन वन प्रूव करते हैं, फिर ऑन टू प्रूव करते हैं, ऑन टू में ही आपको जो एक्स इक्वल टू मिला होता वो इसका इन्वर्टेबल फंक्शन इनवर्स है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि अगर कंपोजिशन आता है, कंपोजिशन से करना जरूरी हो तो आपको उसी से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कंपोजिशन से ही करना था, और बाकी क्वेश्चंस में आप फ्री हैं। आप चाहे तो जो मेथड यूज करिए, अगर आप वन वन ऑन टू प्रूफ से प्रूव करना चाहते हैं उससे इन्वर्टेबल प्रूव कर दीजिए, अगर आप इस वाले मेथड से लेना चाह रहे हैं तो आप इससे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। अब ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है इन्होंने, फर्स्ट एफ 1 2 3 4 टू सिंगलेटन 10 विथ f equals to 110 210 310 410, एक फंक्शन ये दे रखा है। सेकंड g फ्रॉम 5 6 7 8 टू 1 2 3 4, कैसे, g इक्वल्स टू 5 4 6 3 7 4 8 2, और थर्ड दिया इन्होंने h फ्रॉम 2 3 4 5 टू 7 9 11 13, such that h equals to 2 7 3 9 4 11 5 13। अब आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, और क्वेश्चन में इन्होंने पूछा ये है कि इनमें से बताइए कि कौन सा फंक्शन इन्वर्टेबल है, मतलब किसका इनवर्स होगा। तो इनवर्स के लिए आपने देख रखा है पहले ही, कंपोजिशन तो बाद में जाइएगा, पहले से देख लीजिए, वन वन ऑन टू ही बेस्ट तरीका होता है देखने का। अगर आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप सॉल्व करना, तो आप वन वन ऑन टू पर ही जाइएगा और चेक कर लीजिए फंक्शन वन वन है ऑन टू है, उनमें से कोई अगर एक नहीं है तो किसी भी हालत में फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होगा। तो देखिए पहला वाला देख लीजिए, 10 10 रिपीट हो गया, मतलब वन वन फंक्शन नहीं है, वन की भी इमेज 10 है, टू की भी 10 है, थ्री की भी 10 है, फोर की भी 10 है, कुछ ऐसा मिलेगा अगर आप बना के देखिए, सबकी इमेज सेम, नॉट वन वन, इसका मतलब इन्वर्टेबल नहीं होगा। इस पर आ जाइए,
5 4 7 4, 7 की इमेज भी 4, 5 और 7 दो एलिमेंट ऐसे मिल गए जिनकी इमेज सेम हो गई, ये भी नॉट 1 1, इसलिए नॉट इन्वर्टेबल। बट दिस फंक्शन सी 2 की इमेज 7 डिफरेंट, 3 की इमेज 9 डिफरेंट, 4 की इमेज 11 डिफरेंट, 5 की इमेज 13 डिफरेंट, और 7 की प्री इमेज है, 9 के लिए भी प्री इमेज है, 11 की भी प्री इमेज है, 13 की भी प्री इमेज, मतलब बाइजेक्टिव ऑन टू 7 9 11 13 सबकी प्री इमेज यहां मिल रही है। कोई भी एलिमेंट यहां ऐसा बचा नहीं है जिसकी प्री इमेज यहां ना एग्जिस्ट कर रही है। या अगर आप इसकी रेंज लिखना चाहें तो रेंज यहां से लिखेंगे 7 9 11 13, सेकंड सेट का सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन ही रेंज होती है ऑर्डर पेयर में। तो रेंज है 7 9 11 13, वही कोडोमेन है, दोनों इक्वल हो गई, फंक्शन ऑन टू है, 1 1 भी है, ऑन टू है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये बेटर तरीके से बताया जा सकता है अगर आप 1 1 ऑन टू पर जाइए, क्योंकि 1 1 ऑन टू आप शॉर्टकट तरीके से कई तरह से आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, ग्राफिकल मेथड भी है, और एक भी नहीं मिला, अगर 1 1 ही नहीं हुआ तो ऑन टू नहीं, ऑन टू होता भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्वर्टेबल नहीं होगा, आपको तो मतलब इन्वर्टेबल से है। तो चाहे 1 1 देख लीजिएगा चाहे ऑन टू देख लीजिएगा, दोनों में से कोई एक नहीं दिखा तो फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होगा, दोनों आएंगे तभी उसी केस में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इजिली, डायग्राम के थ्रू आप कर सकते हैं इसको, और चाहे ऐसे देख करके कि सेकंड एलिमेंट कहाँ रिपीट हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि शो दैट f from -1 1 to r given by fx equals to x upon x plus 2 is 1 1. Find the inverse of the function f from -1 1 to range f। देखिए क्वेश्चन को समझना जरूरी है यहां पर इस फंक्शन को आपको सिर्फ 1 1 शो करना है, और इनवर्स तब फाइंड करना है जब फंक्शन ये डिफाइन, देखिए जब इन्होंने यहां पर रेंज f को डोमेन में रख दिया तो फंक्शन ऑन टू अपने आप हो गया, मतलब ऑन टू आपको प्रूव नहीं करना है, ऑन टू ऑलरेडी गिवन है कि फंक्शन ऑन टू है, बिकॉज द कोडोमेन इज इक्वल्स टू द रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज एफ लिखा है साफ साफ इन्होंने, क्या है रेंज से मतलब नहीं है, डजंट मैटर कि रेंज क्या है, कुछ ही नहीं इन्होंने, सिर्फ रेंज एफ दिया तो आपको रेंज फाइंड नहीं करनी है, ना ही ऑन टू प्रूव करना है, सिर्फ 1 1 प्रूव करना है और इनवर्स फाइंड कर देना है। तो 1 1 प्रूव करके देख लेते हैं, 1 1 प्रूव करना तो बहुत ही इजी काम है। तो चलिए स्टार्ट करिए, आप साथ में करते भी रहिए, कोई ऐसी खास मुश्किल इसमें नहीं है। स्टार्टिंग, लेट x1 x2 belongs to domain f such that क्या f of x1 equals to f of x2। अब f of x1 equals to f of x2 लेके चलना है, शो करना है x1 और x2 भी इक्वल है, उसके लिए इमेजेस लिखनी होगी। तो फंक्शन पर जाइए, fx equals to this one, तो अगर यहाँ x1 रखेंगे तो ये भी x1 ये भी x1 हो जाएगा, तो f of x1 हो गया x1 upon x1 plus 2, और f of x2 यहाँ x2 हो जाएगा x2 upon x2 plus 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए x1 x2 plus 2x1, x1 x2 plus 2x2, x1 x2 कैंसिल हो गया, 2x1 equals to 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 equals to x2 आ गया, hence f is 1 1। आपकी 1 1 और 2 की प्रैक्टिस काफी हो जा रही है, क्योंकि दो एक्सरसाइजेस में ये आ रहा है 1 1 और 2, एक में डायरेक्ट आ रहा है, एक में आपको इन्वर्टेबल के लिए प्रूव करना पड़ जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया f is 1 1। अब ऑन टू में आपको जाना नहीं है, अब सीधे आपको इनवर्स चाहिए। तो इनवर्स फाइंड करने का तरीका देखिए, टू फाइंड इनवर्स, जब आप प्रूव करते हो तब तो आपको रास्ते में इनवर्स मिल जाता है, रास्ते में इन द सेंस कि जब आप ऑन टू प्रूव करते हो, x को y का फंक्शन बनाते हैं, वहीं पर आपको इनवर्स मिल चुका होता है। जब आप कंपोजिशन से करना चाहते हैं, g ऑफ y बनाते हैं, वहां पर आपको इनवर्स मिल चुका होता है। लेकिन जब आपको इनवर्स ऑन टू प्रूव करना ही नहीं पड़ा,
तो उस केस में आपको अगर इनवर्स चाहिए, वो डायरेक्ट पता करना हो, तो क्या करेंगे, वही तरीका अप्लाई करेंगे कि आप fx को y रख देंगे। मतलब जो ऑन टू प्रूव करने के लिए मेथड एडॉप्ट करते हैं वो करना ही करना पड़ेगा। तो fx था ये, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्स वाई प्लस 2y। अब आप x को एक तरफ कर लीजिए, x को सेपरेट करना है। अब अगर हमें रेंज निकालना होता तो यहां देखिए y माइनस 1 को अगर आप 0 कर दीजिए तो y की वैल्यू आती है 1, मतलब y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो y क्या हो सकता है, r माइनस सिंगलटन 1। मतलब y कोई भी रियल ले लीजिए चलेगा, लेकिन 1 नहीं लेंगे, 1 लेंगे तो नहीं चलेगा, डिफाइन नहीं हो पाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो 1 को छोड़कर y इसमें आ गया, यही रेंज है। इसका मतलब ये है रेंज ऑफ द फंक्शन। अगर आपको रेंज चाहिए होती तो रेंज मिल जाती, लेकिन इन्होंने पहले दे रखा है कि इक्वोडोमेन रेंज ऑफ के इक्वल है, जो भी रेंज आएगी वही उसकी इक्वोडोमेन, मतलब ऑन टू नहीं होना है। लेकिन हमें ऑन टू नहीं, इनवर्स चाहिए था। अब जो आपको ये मिला है यही एक्चुअली इनवर्स है। x को हटा दीजिए f इनवर्स y से, ये आंसर छोड़ दीजिए, या फिर आप y को x से रिप्लेस कर दीजिए जहां जहां y है। दोनों आंसर करेक्ट हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो बहुत केयरफुली करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। अगर आपसे इन्वर्टेबल प्रूव करने को कह रहा है, इनवर्स भी फाइंड करने को कह रहा है, तो आप दोनों में से कोई मेथड यूज कर लीजिए। लेकिन अगर आपको रेंज एफ दे रखी है इन्होंने पहले से ही, या 1 1 पहले से दे रखा है, तो आपको वो पार्ट नहीं प्रूव करना है। उसके अलावा जो बचा है वो प्रूव करके करना है और इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो ये था इनवर्स पर बेस्ड क्वेश्चन। तो इन्वर्टेबल फंक्शन कंपोजिशन पर भी बेस्ड है और 1 1 ऑन टू पर बेस्ड है। दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 तो बता चुके हैं, 7th आपके लिए छोड़ते हैं, इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये कई बार बोर्ड में आ चुका है इस तरह का। इनफैक्ट आप अगर देखेंगे पिछले 4-5 सालों में लगातार क्वेश्चन आता है, और वो टाइप एक्चुअली 9th वाला है पहले, लेकिन उसके लिए 8th करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इन्होंने दे रखा है f फ्रॉम r प्लस 2 4 इंफिनिटी। फंक्शन डिफाइंड है एक्स स्क्वायर प्लस 4। शो करना है एफ इज इन्वर्टेबल। दूसरा शो करना है एफ इनवर्स y इक्वल्स टू y माइनस। दो पार्ट प्रूव करने हैं, मतलब एक तरह से इन्वर्टेबल प्रूफ करिए, इनवर्स फाइंड करिए। तो जो इनवर्स फाइंड करेंगे वो यही आना चाहिए, अपने आप प्रूफ हो जाएगा, कुछ खास तो करना नहीं। तो मतलब पहले तो इन्वर्टेबल के लिए चलते हैं और 1 1 पर आ जाते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो r प्लस है, ये सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए r प्लस यूज किया जाता है। 1 1 के लिए स्टार्ट करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन f लिखा करिए, नहीं तो चाहे तो ये लिख दीजिए, डोमेन यही तो है। लेकिन आप चाहे तो सीधे डोमेन f लिख के काम चला सकते हैं, सच दैट ये तो लेना ही लेना रहता है, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। अब आप f ऑफ x1 की वैल्यू यहां से देखिए, x1 स्क्वायर प्लस 4 x2 स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, कैंसिल आउट करिए। x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, फैक्टराइज करिए। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं। 0 सिंस x1 x2 बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, इट मींस x1 प्लस x2 कैन नेवर बी 0। दो पॉजिटिव का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता, एक को तो कम से कम नेगेटिव होना पड़ेगा ना, तभी तो होगा 0। तो इसका मतलब x1 प्लस x2 0 नहीं हो सकता, बट इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो एक तो कम से कम 0 हो। अब अगर ये 0 नहीं हुआ तो फिर इसी को 0 होना पड़ेगा, x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। और जैसे ही आप करोगे x1 इक्वल्स टू x2 आ जाएगा, हेंस f इज 1 1। फंक्शन हमारा 1 1 तुरंत आ गया। तो 1 1 प्रूव करना भी बहुत मुश्किल नहीं है, हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट एक ही तरह से हो रहा है। हाँ, ऑन टू या रेंज फाइंड करने पर चलते हैं, उसी में आपको मेन ध्यान देना है। तो पुट y इक्वल्स टू fx, ये तो आपको पता ही है, चाहे कंपोजिशन हो, दोनों में आपको यही करना होता है।
एक्स स्क्वायर को सेपरेट करेंगे, एक्स आ जाएगा प्लस माइनस रूट वाई माइनस 4। देखिए जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमेशा प्लस माइनस लेते हैं, लेकिन एक्स कहां से आया है, डोमेन मतलब आर प्लस, एक्स यहां से आया है, वाई यहां से आ रहा है, एक्स यहां से आर प्लस का है, तो मतलब माइनस साइन को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट वाई माइनस 4, एक्स इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट माइनस 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर प्लस। हटा दिया, ये आ गया। और अब आप देखिए x इज डिफाइंड या रियल व्हेन, कब, अंडर रूट के अंदर क्या है, y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए आपको हमने बताया था रेंज में आपको दो तरह का मिला करेगा, या तो आपको एफ वाई अपॉन जी वाई या पी वाई अपॉन क्यू वाई टाइप का मिल जाए। अगर x को आपने y का फंक्शन बनाया तो आपको या तो ये मिलेगा, तो आप इसको, इसके लिए इसको 0 रख के सॉल्व कर लेंगे, जो y की वैल्यू आएगी उसको r में से माइनस कर देंगे, वो रेंज हो जाएगी। लेकिन अगर x इक्वल टू अंडर रूट पी वाई आ जाएगा, तो आप पी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, सॉल्व करेंगे, जो y इंटरवल आएगा वही आंसर होगा। तो यहां पर हमने सॉल्व किया, y आ गया ये, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दैट इज y बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी, और y जिसको बिलोंग है वो करता है वही रेंज होती है, तो रेंज आ गई 4 इंफिनिटी। अब इसकी कोडोमेन चेक करिए, कोडोमेन देखिए 4 इंफिनिटी ये सेम है कोडोमेन f, देयरफॉर f इज ऑन टू, हेंस f इज बाइजेक्टिव, देयरफॉर f इनवर्स एग्जिस्ट्स। और अगर एग्जिस्ट कर गया तो इनवर्स यही तो बैठा हुआ है, देखिए यही तो है, जो x है वही तो f इनवर्स y है, तो x इक्वल्स टू f इनवर्स y, यानी f इनवर्स y इक्वल्स टू अंडर रूट y माइनस 4। सेकंड पार्ट अपने आप आ गया। तो 1 1 ऑन 2 आपने प्रूव किया, ऑन 2 मेथड में ही इनवर्स आ चुका होता है, बस खाली लिखना होता है, पहले ऑन 2 को चेक करना होता है, फिर बाद में इनवर्स x को हटा के f इनवर्स y रख दिया जाता है। तो देख